नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, भारत सरकार ने जब 7वां पे कमीशन हमें दिया था तो उसी समय 8वें पे कमीशन की रूपरेखा भी तैयार कर दी थी, तय कर दी थी। जी हां, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत सरकार का राज्यसभा में दिए गए एक सवाल जवाब का ब्यौरा सामने आया है, जिससे यह बात पता चलता है कि भारत सरकार ने 7वां पे कमीशन देते समय ही 8वें पे कमीशन की भी रूपरेखा तैयार कर दी थी। आगे डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, पे कमीशन को गठन करने से पहले, पे कमीशन की कमेटी की घोषणा करने से पहले कुछ मुद्दे हमें उठाने पड़ेंगे, चाहे सोशल मीडिया के जरिए उठाएं, चाहे हम मांग पत्र सरकार तक पहुंचा के उठाएं। क्योंकि कमेटी को बहुत सारे हिदायतें देने के बाद ही कमेटी गठन की जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब गैजेट निकलेगा तो उस गैजेट में कमेटी तो बनाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कमेटी ने किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है वो भी गाइडलाइन दिए जाएंगे। तो ऐसे में उस गैजेट के निकलने से पहले पहले बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान रखना पड़ेगा और मांग हमें करना पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही साथ नोशनल डीए को हमें कंसिडर कराना पड़ेगा। नोशनल डीए क्या है और नोशनल डीए की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए फिटमेंट फैक्टर 2.30 और क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे ये वैलिड मांग है, वो आगे मैं आपको बिल्कुल तफ्तीश से बताऊंगा, बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, भारत सरकार का राज्यसभा में दिया गया सवाल जवाब का ब्यौरा भी दिखाऊंगा और भारत सरकार के ही जो गैजेट नोटिफिकेशन है, पिछले गैजेट नोटिफिकेशन है, उनको दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे हम सबसे जुड़ी हुई मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, कमेटी बनाने से पहले ही क्यों 8 सीपीसी पर हो हल्ला जरूरी है। जी हां दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सोशल मीडिया में अभी तो कमेटी भी नहीं बनी है, हो हल्ला बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हो हल्ला जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? जब कमेटी बना करके सरकार गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगी तो कमेटी तो वहां गठन कर दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कमेटी ने किन बिंदुओं पर काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो हिदायतें भी उसी गैजेट नोटिफिकेशन में दी जाएंगी दोस्तों। तो ऐसे में उस कमेटी का गठन होने से पहले, उस गैजेट का निकलने से पहले बहुत सारे मुद्दे हमें उठाने पड़ेंगे, चाहे सोशल मीडिया से उठाएं, चाहे मांग पत्र सरकार को सौंप के उठाएं दोस्तों। क्योंकि अगर एक बार कमेटी को हिदायतें दे दी गई तो कमेटी उसी तर्ज पे काम करने लग जाएगी, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही कमेटी काम करेगी। तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजों पर हमें दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। और साथ ही साथ अगर नोशनल डीए को हम कंसीडर करा सकें तो हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.30 हो सकता है। जी हां, आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे 2.30 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सबसे पहले तो कमेटी को जो गाइडलाइन दी जाती है सरकार द्वारा कमेटी बनाते समय, वो आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे सरकार कमेटी को गाइडलाइन देती है। तो पिछला गैजेट दिखा के मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सरकार के गाइडलाइंस होते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये रहा भारत सरकार का 7वां पे कमीशन गठित करते टाइम निकाला गया गैजेट नोटिफिकेशन। अब इसी नोटिफिकेशन में देखिए कमेटी भी बनाया गया है। कमेटी बनाने के बाद इस कमेटी को बहुत सारी हिदायतें दी गई हैं। ये देखिए किन किन चीजों पर, किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कमेटी ने काम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। उन सिद्धांतों के लिए वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तन की जांच करना, समीक्षा करना, बहुत सारी हिदायतें इस तरीके से दी गई हैं दोस्तों। देखिए किस तरीके से देश का जो आर्थिक अवस्था है उसको भी ध्यान में रखते हुए, देखिए निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता, देखिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। इस तरीके के गाइडलाइन दिए जाएंगे। ये देखिए, यानी कि सिफारिशें करते टाइम बहुत सारी बातों पर ध्यान में रखते हुए पे कमीशन सिफारिश करे, ऐसी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। गैजेट में हर बार लिखी जाएंगी, अगले गैजेट में भी इसी तरीके की हिदायतें दी जाएंगी। तो इन हिदायतों में नोशनल डीए को इंक्लूड कराना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे मैं राज्यसभा का आपको सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाऊंगा किस लिए नोशनल डीए जरूरी है और आखिर नोशनल डीए मैं किसको बोल रहा हूं। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों कि कमेटी जब बनाई जाती है तो सरकार द्वारा कमेटी को हिदायतें भी दी जाती है कि आपने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। इस वजह से कमेटी बनाने से पहले ही भी हो हल्ला होना जरूरी है। कमेटी बनाने से पहले भी हमारा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा की मांग होना जरूरी है। अब दोस्तों आगे मैं बताता हूं 2.30 कैसे हो सकता है हमारा फिटमेंट फैक्टर अगर नोशनल डीए को हम कंसीडर करें और करवा पाए तो।
क्योंकि नोशनल डीए कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले 2 पॉइंट में वही चीज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये है सटीक कारण, अब फिटमेंट फैक्टर सरकार को 2.30 देना ही पड़ेगा। इसको आगे इसके साथ लिंक करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। उससे पहले भारत सरकार ने राज्यसभा में जो सवाल का जवाब दिया है, उससे यह पता चलता है दोस्तों कि 7वें पे कमीशन को जैसे सरकार ने घोषित किया, वैसे ही 8वें पे कमीशन की रूपरेखा भी तैयार कर दी थी। जी हां, चलिए वो पॉइंट समझते हैं। सरकार के संसद में दिए गए जवाब में छुपा है 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर का राज। जी हां दोस्तों, चलिए सीधे हम राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए सवाल का जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार से राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे गए थे, श्री जावेद अली खान जी ने पूछा था। अब इन सवालों में एआईसीपीआईएन के आंकड़ों से जुड़े हुए और डीएडीआर की बढ़ोतरी के फॉर्मूले से जुड़े हुए सवाल थे। ये देखिए, अब इन सवालों का जो जवाब दिया था श्री भूपेंद्र यादव जी ने दिया था, जो कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने दिया था। अब उन्होंने जवाब क्या दिया था, ये देखिए, एआईसीपीआईएन के आंकड़े निकालने के तरीके को यहां पर उन्होंने समझाया था। और ये जो टेबल है, इस टेबल में बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब ये देखिए, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, 2001 इक्वल टू 100, ये वेटेज क्या था। और 2016 के बाद यानी कि 7वें पे कमीशन लागू करने के बाद का वेटेज क्या है एआईसीपीआईएन के आंकड़ों में। देखिए, फूड एंड बिवरेज यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो वेटेज था पहले हुआ करता 46.20, अब घटा करके 7वें पे कमीशन के फॉर्मूले में 39.20 कर दिया गया। यानी कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें महंगाई दर को जो इफेक्ट करने का जो ताकत है, उसको कम कर दिया गया। पहले 46% खाद्य पदार्थ से लिया जाता था, अब 39% लिया जाने लगा 7वां पे कमीशन के फॉर्मूले में। आगे देखिए, जो पान, सुपारी, तंबाकू, इंटॉक्सिकेशन, इनमें भी ज्यादा इस्तेमाल होता है ये चीजें भी। इसमें 2.27 हुआ करता था पहले इसका फिटमेंट, मतलब इतना परसेंटेज उसका जो है वेटेज होता था, जिसको कम करके 1.80 कर दिया गया। अब देखिए, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जो कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, कपड़े, आपके जूते वगैरह, वो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रोजमर्रा के ही चीजें हैं ये भी, जिसमें 6.57 के बजाय उसको घटा करके इसका वेटेज कर दिया गया 5.95। और आगे देखिए, हाउसिंग, घर, जो कि एक बार बना लिया तो आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अब उसको 15.27 जो कम था इसका वेटेज, उसको बढ़ा दिया गया। ये देखिए, उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो इफेक्ट नहीं करेगा डीएडीआर पर, उन चीजों का वेटेज को बढ़ा दिया गया। और फ्यूल एंड लाइट में जो है 6.43 करके उसको 6.43 से कम करके 5.49 कर दिया गया। आगे देखिए, मिसलेनियस जो होती है, उसमें 23.26 से इसको बढ़ा करके 29.81 कर दिया गया। दोस्तों, मिसलेनियस सरकार के हाथ में होता है, इसको जब चाहे सरकार तोड़ मरोड़ सकती है, तो इस वजह से मिसलेनियस का वेटेज को बढ़ा दिया गया। अब जैसे ही चाहे लेबर ब्यूरो, उसी हिसाब से डीएडीआर के आंकड़े कम हो जाएंगे। तो इस टेबल से, जो राज्यसभा से निकल के आया टेबल है, यही पता चलता है दोस्तों कि 7वें पे कमीशन को लागू करके ये वाला जो फॉर्मूला सरकार ने डीएडीआर का तय किया एआईसीपीआईएन का, इसी फॉर्मूले में सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए रूपरेखा उसी समय में तय कर दी थी। लेकिन अब हमें नोशनल डीए दिया जाए, ये वाला फॉर्मूला के बेस में, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि नोशनल डीए क्या चीज है। तो आप सबने देखा दोस्तों, किस तरीके से वेटेज को बदल दिया गया। जो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, जिन चीजों में ज्यादा महंगाई बढ़ती है, जो रोजमर्रा की व्यवहार की चीजें हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनका वेटेज को कम कर दिया गया। और जिनमें महंगाई कम भी हो, ज्यादा भी हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनका वेटेज बढ़ा दिया गया। जिस वजह से आपने देखा होगा 2016 से लेके अभी तक डीए का परसेंटेज केवल 63 या 62% ही बन पाएगा 2026 तक। लेकिन आप अगर 2006 से 2015 के बीच का आप अगर उसका कंपेयर करेंगे तो 125% था वहां पर। तो इसका मतलब है कि 7वां पे कमीशन जैसे लागू किया सरकार ने, अगला डीएडीआर का फॉर्मूले को जैसे ही लागू किया सरकार ने, 8वें पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर भी तय कर दिया, क्योंकि डीए जब नहीं बढ़ेगा तो फिटमेंट फैक्टर भी नहीं आएगा। तो अब ऐसे में दोस्तों, नोशनल डीए को कंसीडर करना जरूरी है। नोशनल डीए क्या है? नोशनल डीए दोस्तों, जिस हिसाब से 2006 से लेकर 2015 तक बढ़ोतरी हुई थी, जिन रोजमर्रा की व्यवहार की चीजों का वेटेज ज्यादा था, उसको कंसीडर किया जाए। अब 8वां पे कमीशन देते टाइम उन चीजों को एक्चुअल ग्राउंड में जो चीजें ज्यादा व्यवहार में आती हैं, उन चीजों की महंगाई को कंसीडर करते हुए नोशनल डीए का परसेंटेज निकाला जाए। अगर जनवरी 2026 तक
मान लीजिए जो एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से डीए निकलता है वो अगर 62% ही रह जाता है तो नोशनल डीए के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाए। पहले जो फॉर्मूला था खाद्य पदार्थ या इस तरीके की जो रोजमर्रा की चीजें थी जिनके बेस पर एक्चुअल में डीए का परसेंटेज तय होना चाहिए उनको लेते हुए नोशनल डीए बनाया जाए। और अगर नोशनल डीए बनाया जाएगा दोस्तों तो कम से कम भी 100% डीए 2026 के जनवरी तक निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। उसी पॉइंट को आगे समझाता हूं। अब 8 सीपीसी के लिए लिया जाए नोशनल डीए और तय हो फिटमेंट। जी हां, जब हर चीज में नोशनल हो सकता है, नोशनल इंक्रीमेंट हो सकता है, नोशनल पेंशन हो सकता है, तो डीए भले ही आपने पिछले 10 साल हमें उस हिसाब से नहीं दिया, लेकिन 8वें पे कमीशन के लिए नोशनली हमें वो डीए कैलकुलेट करके निकाला जाए जो एक्चुअल में होना चाहिए। जो रोजमर्रा की चीजों की महंगाई की वजह से जो डीए बनता है वो डीए नोशनली केवल 8वें पे कमीशन को फिटमेंट देने के लिए बनाया जाए, निकाला जाए। बेशक आपने हमें पीछे जो भी दिया हो दे दिया, लेकिन अब 8वें पे कमीशन में डीए का परसेंटेज नोशनली दिया जाए। जी हां, अगर डीए 62% हो जाता है, मान लीजिए एआईसीपीआई के हिसाब से अभी 62% होने के चांसेस हैं जनवरी 2026 तक, अभी तो 53 ही हैं, आगे 3 बढ़ोतरी में 3% ले ले तो 62 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अगर नोशनल डीए को आप कंसीडर करें दोस्तों, नोशनल डीए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जो एक्चुअल में डीए बढ़ना चाहिए था, जो तरीका चेंज करने की वजह से डीए में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, उस चीज को कंसीडर करे पे कमीशन और सरकार पे कमीशन को उसी तरीके की हिदायत दे कि एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर जो डीए निकला है उसको छोड़ दिया जाए और नोशनली जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड में धरातल में जो डीए निकलना चाहिए था उसको कंसीडर करके नोशनल डीए निकाला जाए, जो कम से कम भी अगर 2016 जनवरी से लेकर 2026 जनवरी तक अगर हिसाब किताब किया जाए तो कम से कम भी 100 से 105% निकलेगा। क्योंकि दोस्तों एआईसीपीआई के आंकड़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आंकड़ों से जो डीए बनने का जो प्रोसेस है, जो वेटेज लेने का प्रोसेस है, आपने देख लिया राज्यसभा के जवाब में, उसको बदल दिया गया जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को नुकसान हुआ है। तो अब नोशनली एक्चुअल वाला डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला लगाया जाए और 100 से 105% जितना भी निकलता है, 90 निकलता है, 95 निकलता है, 100 निकलता है, 125 निकलता है, उस हिसाब से हमारा डीए 8वें पे कमीशन में कैलकुलेट किया जाए। दोस्तों अगर ऐसा हो तो देखिए फिटमेंट फैक्टर एज पर नोशनल डीए कितना बनेगा। अगर 100% डीए हो जाए दोस्तों तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.0। जी हां, एक फिटमेंट फैक्टर आपका जो ऑलरेडी है आपका पे या पेंशन, और दूसरा एक फिटमेंट फैक्टर 100% बढ़ोतरी की वजह से होगा तो 2.0 या 2.05, अगर 105% हो तो 2.05 बन सकता है नोशनल डीए, अगर हम कंसीडर करवा पाए तो। और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से अगर कम से कम भी इंक्रीज हो, 0.30 का भी इंक्रीज हो जो 7वें पे कमीशन से भी कम है, तब भी हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है 2.30 से कम हो ही नहीं सकता। जी हां, तो अब की बारी 8वें पे कमीशन के कमिटी को सरकार जब गैजेट निकालेगी तब यह हिदायत दे कि जो एक्चुअल में जो ऑन ग्राउंड जो डीएडीआर होना चाहिए था उसके हिसाब से 8वें पे कमीशन के लिए नोशनली डीए कंसीडर करे और हमारा फिटमेंट फैक्टर बनाए। दोस्तों ये मांग बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और 8वां पे कमीशन का कमिटी गठित होने से पहले ये सारी चीजों को, इन सारी बिंदुओं को सरकार कंसीडर करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी मांग के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।